आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोविड काल में 44 दिन बाद ऐसा हुआ है जब सबसे कम केसेस सामने आए हैं। ये राहत की खबर है, लेकिन फिक्र बढ़ा दी है फंगस ने। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सभी फंगस कैसे मौत का फंगस बन रहे हैं, कैसे लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और कैसे अब दवा की कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही हैं, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ शासन प्रशासन की तैयारी है फंगस की रोकथाम को लेकर और फंगस के इलाज को लेकर। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में सरकार का बड़ा ऐलान है, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। अकेले दिल्ली में ब्लैक फंगस के 800 के करीब केस सामने अब तक आ चुके हैं और ऐसे में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आने के बाद, व्हाइट फंगस, येलो फंगस के केसेस सामने आने के बाद अब तक 15 राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। 15 राज्यों की महामारी घोषित करने के बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं केसेस कितनी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। देश भर में 10,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं और लगातार केसेस का बढ़ना चिंता इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि देश में इसकी दवा उपलब्ध नहीं है। मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, परिजन इधर उधर परेशान हैं दवा और इंजेक्शन के इंतजाम को लेकर। ऐसे में जहां तहां कालाबाजारी के जरिए कई गुना ऊंचे दाम पर यह दवा उपलब्ध हो रही है, वो भी इक्का दुक्का केस में। ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जहां अभी भी इंजेक्शन का इंतजार है, दवा का इंतजार है। राजधानी दिल्ली में, अकेले राजधानी दिल्ली में 800 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ देश में कोरोना के आंकड़े जो लगातार कम हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा राहत की खबर, वहीं मौत का ग्राफ अब झुकाव की ओर बढ़ रहा है। यानी जो 4000 प्लस केसेस चल रहे थे वो अब कम होते हुए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि देश के डॉक्टर्स और सरकारी अमला शायद कुछ राहत इस वक्त महसूस करेगा, लेकिन अब एक नए संकट से देश दो चार हो रहा है। अब ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस नाम की कई मुसीबत लोगों के लिए परेशानी को बढ़ा रही हैं। ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते कहर के बाद लोग सदमे में हैं, परेशान हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये केसेस तेजी से बढ़े हैं। ये काला साया जहां तेजी से लोगों की जिंदगियां छीन रहा है क्योंकि अब मृत्यु दर ज्यादा है इस बीमारी में, 50 से 60% बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कई केस ऐसे हैं जहां पर पीड़ितों के लिए दूसरी मुसीबतें तैयार हैं और अब इन नई मुसीबतों में लोगों से ठगी, धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रहे इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन की भारी किल्लत देश में देखी जा रही है। मरीज बेहाल हैं और परिजन महंगे दाम पर इंजेक्शन खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। देश भर से एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी को लेकर हम बड़ी पड़ताल भी करेंगे। ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जब सरकार दावा कर रही है कि दवा का आयात कराया जा रहा है, जब सरकार ये कह रही है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाएगा, कोई कमी होगी नहीं, तो आखिर कैसे देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की कमी है और भारी कमी के बीच में कालाबाजारी भी खूब हो रही है। मेरे इर्द गिर्द जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को बदलते हैं और आप अब ये जान लीजिए कौन सा राज्य है जहां पर ज्यादा केसेस बढ़े हुए हैं। गुजरात, जहां पर करीब 4000 केसेस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में आंकड़ा शुरुआत में तेजी से बढ़ा, फिर गुजरात में तेजी से केसेस सामने आए। महाराष्ट्र 3200 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। अकेले दिल्ली में करीब 800 केसेस हैं। 773 केस में पुष्टि हो गई है ब्लैक फंगस की और उत्तर प्रदेश में भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। 760 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही शुरुआत हुई थी और लखनऊ से ही केसेस लगातार सामने आए। अब आप इन 4 राज्यों से अंदाजा लगा सकते हैं, 4 जगह जहां से केसेस के बढ़ने का सिलसिला इतनी रफ्तार के साथ है कि हजारों को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अकेले गुजरात में 4000 है, महाराष्ट्र में 3200 आंकड़े को क्रॉस कर चुका है ये फंगस का जो मामला है। लेकिन ऐसे में सिर्फ ये 4 राज्य नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से इसी तरह की खबर सामने आ रही है और नतीजा ये कि 15 राज्य इसे महामारी घोषित भी कर चुके हैं। दिल्ली महामारी घोषित कर चुकी है और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन जिसकी कमी की बात कही जा रही है, केंद्र सरकार का दावा है कमी इसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। हफ्ते भर का वक्त बताया था जब कहा था कि बाकी देशों से इसका आयात भी होगा, देश में इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने पर बात भी होगी, लेकिन अभी हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, कोविड के दौरान जीएसटी वसूलने को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल पूछा है और कहा है कि आखिर क्यों जीएसटी वसूली जा रही है। जीएसटी वसूलना निर्दयता और असंवेदनशीलता को दिखाता है।
प्रियंका गांधी कह रही हैं सरकारी जीवन रक्षक दवाओं से, ये जो सरकार जीवन रक्षक दवाओं से जीएसटी लगाने का जो काम कर रही है उसे हटाना चाहिए। कोरोना की दवा हुई, इंजेक्शन हुआ, ब्लैक फंगस लगातार बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो मेडिकल उपकरण हैं उन पर जीएसटी की मार लोगों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है, क्योंकि पहले से दवा कई गुना ऊंचे दाम पर बिक रही है, कालाबाजारी हो रही है और उस पर जीएसटी लगाना सरकार निर्दयता को दिखा रही है। ये सरकार की असंवेदनशीलता है। प्रियंका गांधी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ब्लैक फंगस पर दिल्ली के एलजी का बड़ा आदेश सामने आया है। कहा है कि बिना अनुमति के कोई डॉक्टर बात नहीं करेगा। स्वास्थ्य विभाग की इजाजत लेना ये जरूरी होगा। कोई भी शख्स और संस्थान बात नहीं करेगा। ये एलजी ने आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की इजाजत लेना जरूरी होगा। कोई भी शख्स या फिर संस्थान बात नहीं करेगा। लगातार ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के एलजी ने बड़ा आदेश दिया है। अजीत श्रीवास्तव ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, एलजी के इस आदेश में आखिर क्या कुछ छिपा हुआ है? क्या किस तरीके का आदेश है ये? क्या अब डॉक्टर्स को करना होगा? देखिए, साफ तौर पर है एलजी का ये नोटिफिकेशन, या कहें अध्यादेश जो इन्होंने अभी जारी किया हुआ है कल के समय में रात में, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये तमाम जो म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर यानी ब्लैक फंगस को लेकर या फंगस को लेकर, तमाम जो कलरफुल फंगस हैं उसको लेकर अगर कोई भी इंस्टीट्यूट या चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, कोई भी डॉक्टर बिना अनुमति के, यानी दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी बिना अनुमति के अगर बातचीत करता पाया जाता है तो ये अधिकार क्षेत्र वहां के उस इलाके के डीसी और डीएम का होगा कि उस पर कार्रवाई वो कर सकता है। यानी सख्त आदेश यहाँ पे जारी किया गया। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने आदेश में कहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी किसी भी तरह की अगर जानकारी कोई भी लीक करता पाया जाता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी हम कहें तो साफ तौर पर ये ऑर्डर कॉपी है और इस ऑर्डर कॉपी में साफ तौर पर बताया गया है और समझाया गया है कि देखिए कैसे जो ब्लैक फंगस को लेकर या फंगस को लेकर कलरफुल जो बातें की जा रही है उसको लेकर आप अगर डायरेक्ट मीडिया में कोई भी बातचीत करते पाए गए तो आप पर कार्रवाई होगी। यानी हम कहें तो फरमान एक तरह से है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस करने की बात मीडिया करती है। मीडिया पर ही अगर आप इस तरह से पाबंदी लगा रहे हैं कि खबर वो ना दिखाए या इन्फॉर्मेशन लोगों को ना बताए तो फिर जागरूकता कहां से होगी? लोग जागरूक कैसे होंगे? कि हमारा काम है जागरूक करना, न कि किसी को डराना, न ही किसी को समझाना। हमारा काम है केवल जागरूक करना, क्योंकि हमारा मकसद होता है डराने का नहीं, हमारा मकसद होता है लोगों को समझाने का, अवेयर करने का कि सावधानी ही बचाव है। पाबंदी लगा दी है दिल्ली में, एलजी ने बड़ा आदेश दिया है। अजीत आप रहिएगा, लखनऊ से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जब उत्तर प्रदेश में केसेस का तेजी से बढ़ना लगातार जारी है, मुख्यमंत्री जगह जगह दौरे भी कर रहे हैं, ऐसे में ब्लैक फंगस की रोकथाम को लेकर इंतजाम आप क्या देख रहे हैं? और जो दवा की कालाबाजारी, इंजेक्शन की कमी है, उसको लेकर अपडेट क्या है? रचना, साफ है उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं बेहद चिंताजनक हैं और इन हालातों पे मुख्यमंत्री की पैनी नजर जरूर है और इसमें गंभीर भी नजर आ रहे हैं। लेकिन हालात यहां तक है कि उत्तर प्रदेश की ये आंकड़े 800 के पार हैं, उसमें से 200 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो कि जिनको दवाएं नहीं मिल पा रही, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, वो मरीज जो है प्रभावित हैं दवा को लेके। तो इसमें मुख्यमंत्री ने एक विकल्प और कल ऐलान किया है, बड़ा ऐलान किया गया है कि यदि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो उनको वैकल्पिक दवाओं की व्यवस्था की जाए। तो मुख्यमंत्री की चिंताएं जरूर बढ़ी है। जो आपने कहा कि ये दौरे भी कर रहे हैं, तो अभी तक 18 मंडलों के जो दौरे किए हैं उनका साफ उद्देश्य यही रहा है कि कहीं न कहीं जनता से संवाद होगा और बड़ी राहत हो सकती है हमारे दौरों से। लेकिन यदि हालातों की बात करें तो लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हालात ब्लैक फंगस को लेकर बड़े चिंतित हैं। और मौतों की बात करें तो 50 से अधिक मौतें हैं। लखनऊ में सिर्फ 30 मौतें हैं, चूंकि लखनऊ में जो आंकड़ा है ये 300 के ऊपर हो चुका है। और कल की बात करें तो यहाँ पे 40 से ज्यादा मरीज ऐसे रहे जो कि पिछले 5 दिनों से चक्कर काट रहे हैं ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेके। उनको इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और इसमें 40 से 50 ऐसे तीमारदार हैं जो कि प्रभावित हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो लगातार शासन का आदेश जो जारी किए जा रहे हैं वो अभी पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें इनके विभागों की तो वहां से जो अलर्ट जारी किया गया है, जो दवाइयों का उत्पादन के लिए एक आदेश दिया गया है
उन आदेशों की बात करें तो अभी विशेषज्ञों की बात करें तो कम से कम 15 से 20 दिन और लग सकता है इन दवाइयों को उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में। लेकिन सवाल ये है, जब 15 से 20 दिन लगेंगे, जब 15 से 20 दिन लगेंगे इंतजामों को पूरा होने में, दवा की उपलब्धता होने में, उन 15 से 20 दिन में काफी नुकसान हो चुका होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। अजीत, आप भी नजर बनाए रखिएगा दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, आगे आपसे जुड़ा हुआ अपडेट हम लेंगे। दिल्ली सरकार क्या कुछ पैसे ले रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, अभिषेक भी बता रहे थे कि अब तक 800 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, 50 लोगों की मौत हो चुकी है और लखनऊ में, अकेले लखनऊ में 300 से ज्यादा ब्लैक फंगस के केसेस सामने आए हैं, जबकि मेरठ में 143 अलग अलग जगह से केसेस सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा इसमें ज्यादा देखा जा रहा है और करीब 800 में से 200 पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें दवा या इंजेक्शन नहीं मिल पाया है। कोरोना काल में हमने देखा है दवा की कमी, इंजेक्शन की कमी, हॉस्पिटल में बेड की कमी और तमाम तरह की कमी के बीच में मौत का आंकड़ा कैसे ऊंचाइयां छू रहा था और कितनी ज्यादा मौत हुई थी, वो वक्त याद करते ही अभी भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस को लेकर इंतजाम क्या कुछ है, क्या कुछ अभी पाइपलाइन में है जो होना है, इस पर हम बात करेंगे। हरीश खुराना हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के नेता सचिन भल्ला होंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर मनोज कुमार भी जो कि मैक्स के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। लेकिन हरीश जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कोविड काल में हमने जो बद इंतजामी देखी उसे दुरुस्त भी किया गया, अब हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन ब्लैक फंगस में फिर वही केसेस हम देख रहे हैं, वही दवा की कालाबाजारी, वही इंजेक्शंस का ना मिलना। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे और कैसे बेहतरी इस सिचुएशन में आएगी? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम अपने जिम्मेवारी से पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ रहे और केंद्र ने पहले भी दिल्ली की सरकार की मदद करी है और आगे भी करती रहेगी और जो भी मदद राज्य को चाहिए वो देने को तैयार है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार का पैनिक एक क्रिएट कर दिया गया था कि ये संक्रमित है, कोई इसके साथ में आ जाता है तो उसको भी हो जाता है। जो आपने अभी बात करी कि मीडिया को हम रोक रहे, मीडिया को कोई नहीं रोक रहा, लेकिन सिर्फ एक ही जो भ्रांतियां जो फैल जाती हैं कि उससे जो समाज के अंदर जो मैसेज गलत जाता है उसको रोकने के लिए इस प्रकार के ऑर्डर निकाले गए हैं। सर, दिल्ली में एलजी ने आदेश दिया है और आज तक किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये संक्रमित बीमारी है, एक से दूसरे को नहीं होती है। कंप्लीट होने दो जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मेरा सर इतना ही कहना है कि जब वो बात आपस में जो चर्चा होती है वो मैसेज ये जाता है कि कोई संक्रमित बीमारी है, जबकि हम सबको मालूम है ये संक्रमित बीमारी नहीं है। और हमें मालूम है कि जिस प्रकार से 5 से 10 केसेस साल के आते थे, आज वो लगभग 300-400 केसेस हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं, तो बाकी गंभीर मामला है। और एक व्यक्ति को लगभग 15 से 20 इंजेक्शन लगते हैं। इसलिए नो डाउट दिल्ली के अंदर जो आप कह रहे हैं कि जिस मात्रा में इंजेक्शन होने चाहिए तो वो नहीं है। राज्य डिमांड करे, जितनी उनको मदद चाहिए हम देने को तैयार है। हमने पहले भी मदद करी है, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे वो बेड्स का मामला हो, हमने तमाम तरह की मदद केंद्र ने राज्य सरकार की करी है। राज्य सरकार अभी भी जो चाहेगा वो करने को तैयार है। सर, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बाकी राज्यों में भी दवा की कमी है, बाकी राज्यों में भी इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। अभी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े थे, वो भी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी इंजेक्शंस की भारी कमी है। सिर्फ दिल्ली के ऐसे हालात नहीं है, देश भर में एम्फोटेरिसिन जो इंजेक्शन है उसकी कमी है, दवाओं की कमी है। आपने जैसे कल भी आपने एक खबर चलाई थी कि नितिन गडकरी जी ने उसका जो महाराष्ट्र में जो फैक्ट्री है उसका वो किया और वहां से बड़ी तादाद के अंदर वो जो इंजेक्शन है वो निकलने शुरू हो गए हैं। मेरा ये कहना है कि सडन जो एक राइज आया, पहले एक राज्य के अंदर 10 से 20-50 केस महीने के आते थे, वो सडनली अगर वो रोज के 100 केस रोज के आएंगे तो नेचुरली उस प्रोडक्शन को रैंप अप करने में टाइम लगता है। मुझे लगता है कि वो टाइम निकल गया और अब हम रैंप अप की स्टेज से हम आगे आ गए हैं। सर, इस बात से तो सहमत हूँ, कोविड काल में जिस तरीके से लोग संक्रमित हुए ये अनएक्सपेक्टेड था। ब्लैक फंगस के केसेस जैसे बढ़ रहे हैं ये भी अनएक्सपेक्टेड है। सरकार कोई भी होते इंतजाम नाकाफी साबित होते, ऐसे में
थोड़ा सा लचर दिखाई देती हैं व्यवस्थाएं, लेकिन कहना सिर्फ इतना है कि जो भी कोशिशें हैं, जो भी इंतजाम है, उनमें थोड़ी तेजी होनी चाहिए। डॉक्टर मनोज कुमार जी सर, आप देखेंगी अगले 2-3 दिन के अंदर आप निश्चित तौर के ऊपर जो आप महसूस कर रहे हैं कि दवाई की थोड़ी शॉर्टेज है, वो निश्चित तौर के अंदर 2-3 दिन के उम्मीद अंदर करती हूँ सर, उम्मीद करते हैं सर, देश उम्मीद कर रहा है कि शायद अब इस दवा की जो कमी है इसे पूरा कर लिया जाए बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि बड़े परेशान हो जाते हैं वो मरीज भी जो एडमिट होते हैं और वो तीमारदार भी जो कि इस अरेंजमेंट में लग जाते हैं बजाय कि अपने मरीज की देखभाल करने के। इस बीच डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैक्स डायरेक्टर। डॉक्टर मनोज, कोविड काल में हमने देखा कि जो हमने पिछले दिनों देखा, अगर इलाज में देरी हो जाए, अगर मरीज की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तो मौत बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है। ब्लैक फंगस में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? क्योंकि इंजेक्शंस की कमी की खबर तमाम राज्यों से आ रही है, देश भर से आ रही है। दवा अगर वक्त पर नहीं मिलेगी, क्या मरीज ज्यादा सीरियस हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो कल दिल्ली में जो नोटिफिकेशन आया उसके पॉइंट नंबर 6 को मैं बोलूंगा कि नो पर्सन, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विल यूज एनी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया फॉर म्यूकरमाइकोसिस विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये छठा पॉइंट है नोटिफिकेशन का। तो मुझे लगता है कि अब इससे कितना अधिकार रह जाता है कि मैं कुछ अपने मत इस पे दूं म्यूकरमाइकोसिस पर, बट जेनरिक जो म्यूकरमाइकोसिस है उसके बारे में आपको ये बता सकता हूँ कि म्यूकरमाइकोसिस जो है एक इन्वेजिव फंगस है, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ज्यादा होता है, डायबिटिक्स में बहुत ज्यादा होता है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है बॉम्बे के एक हॉस्पिटल से 32 पेशेंट्स की, उसमें ये कहा गया है कि इवन बिफोर डिस्चार्ज इन्फेक्शंस पाए गए, तो इवन 5 डेज आफ्टर एडमिशन इन्फेक्शन पाए गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एक मैं ट्रीट बोलता हूँ कि टारगेट लीजन रिकॉग्निशन अर्ली एंड एग्रेसिव मैनेजमेंट। ये बेसिकली मूल मंत्र है मैनेजमेंट ऑफ म्यूकरमाइकोसिस का। अभी देखिए, जो 32 पेशेंट्स की जो रिपोर्ट्स आई है बॉम्बे के एक हॉस्पिटल से, बड़ी आई ओपनिंग रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि जो 32 में से 5 पेशेंट्स फीमेल्स थे, तो मेल्स में प्रीडोमिनेंस ज्यादा है इसका। दूसरी चीज, 5 दिनों के अंदर भी ये पाया गया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होगा कि प्री डिस्चार्ज आप हर पेशेंट्स को स्क्रीन करें। जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को आईसीएमआर और जो हेल्थ फैमिली और हेल्थ एंड वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, आईसीएमआर के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट के लिए। तो निश्चित तौर पे ब्लैक फंगस एक एंजियो इन्वेसिव, मतलब ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करने, डिस्ट्रॉय करने वाला फंगस है। तो और जो इसका कॉमन फॉर्म है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, इसमें जब अगर ये ब्रेन तक पहुंच जाए तो इसकी मॉर्टिलिटी बहुत हाई हो जाती है। तो समय पे रिकॉग्निशन एंड उपचार की समझिए कि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है जिसको हम इस्तेमाल करके बच सकते हैं। और ऐसे में अंदाजा हम लगा सकते हैं जब देश भर में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी हो जाएगी तो डॉक्टर्स के हाथ भी बंध जाते हैं कि जब दवा है नहीं तो मरीज का ट्रीटमेंट हो कैसे। और हरीश जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपने डॉक्टर मनोज की शुरुआत में ही सुना होगा, उन्होंने क्या किस बात का जिक्र किया और खुद को बंधा हुआ महसूस किया कि अब मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। इस बात को भी आपको गौर करना चाहिए। विजय कौशिक जी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि कम से कम कोविड की दवा, इंजेक्शंस या फिर जो मेडिकल उपकरण हैं उन पर से जीएसटी हटाए। सरकार असंवेदनशीलता दिखा रही है। ये बात बिल्कुल जायज सी लगती है, हर आम आदमी की पहुंच से बाहर दिख रहा है। अस्पताल की फीस भी, दवा भी, क्योंकि कालाबाजारी में तो बहुत कई गुना महंगी दवाएं मिल रही हैं, इंजेक्शन मिल रहे हैं। आगे क्या कुछ होना चाहिए सरकार के लिहाज से, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सरकार है वो जनता के हितों की रक्षा करने के लिए बनी होती है। जनता उसके लिए टैक्स देती है, जनता हर तरह की कुर्बानी सरकार के लिए करती है। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है, हो रहा है उल्टा। सरकार लोगों की कुर्बानी लेने में तुली हुई है। जैसे आप देखिए, लोग बेरोजगार हो गए या लॉकडाउन में लोगों की दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, लेकिन उनके ऊपर लायबिलिटीज जो हैं, चाहे वो बिजली के बिल की है, चाहे वो हाउस टैक्स की है, चाहे बच्चों की फीस की है, चाहे वो दवाइयों की है, चाहे वो जीएसटी की है, चाहे वो इनकम टैक्स की, सारी लायबिलिटीज उनके ऊपर चल रही है। तो लोग गुजारा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उन परिस्थितियों में महंगी दवाइयां खरीदना, मैं कह रहा हूँ बहुत से परिवार में ऐसे बता सकता हूँ जो इस कोरोना के कारण बर्बाद हो गए। बिल्कुल। तो होना तो ये चाहिए, इलाज भी फ्री मिले, दवाई भी फ्री मिले
और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्या की जड़ क्या है। जब तक सरकार को ये समझ में नहीं आएगा इलाज कहाँ से होगा, लोगों को राहत कहाँ से मिलेगी, मुझे लगता है इस समय भारत जो है एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हो रहा है। जैसे सबूत के तौर पर मैं कुछ बातें बताता हूँ कि मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हुई तो आज की डेट में मेडिकल लाइन के लोग भी हैरान हैं कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ा और जिस तरीके से लग रहा था कि इसे अभी सही होने में लंबा टाइम खिंच सकता है, अचानक से कोरोना के पेशेंट गायब होने शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात, वैज्ञानिकों ने कहा था कि भी ये हवा में भी फैल चुका है और इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर में अपने आप को घरों में कैद करके रखा था, जो किसी के संपर्क में भी नहीं थे, उनको कोरोना हो गया। उनको भी हुआ। तो उनको स्थितियों में कोरोना का एकाएक गायब हो जाना और ब्लैक फंगस का आ जाना एक बहुत बड़ी साजिश है। क्यों ब्लैक फंगस के बारे में ये कहा जा रहा था कि भाई ये उन्हीं लोगों को हो रहा है जो कोरोना है, लेकिन अभी बहुत से पेशेंट ऐसे भी मिले हैं जिनकी कोरोना की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो दवाइयों का संकट हो जाना एकाएक से, ऑक्सीजन का संकट हो जाना और बीमारी का पीक पर पहुंच जाना, बीमारी का अचानक से गायब हो जाना। जैसे मैं एक सबूत के तौर पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब वैक्सीन जब लगनी शुरू हुई थी उससे पहले हमारे देश में कोरोना के पेशेंट लगभग खत्म हो चुके थे और देश में हालत ये हो गई जैसे जैसे वैक्सीन लगती गई लोगों का मर्ज बढ़ता गया, यानी कि कोरोना के पेशेंट आते चले गए। तो इन साजिशों की जांच होनी चाहिए और बयानों पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, एक तरफ हम आजादी की बात करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई गलत बयानी करेगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, लेकिन अगर कोई सही बात कर रहा है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सरकार से कि भाई भारत एक साजिश का शिकार हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए बड़े लेवल पर, और ये जो एक रैकेट चल रहा है दवाइयों का कि किसी बीमारी के आने से पहले ही उसकी दवाइयों की कालाबाजारी, उसकी जो स्टॉक, अच्छा, आप तो एक अलग तरह की साजिश की बात कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं चीन की साजिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना और आगे उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं चीन की तरफ से। सचिन भल्ला साहब, क्या कुछ होना चाहिए? हर तरह के कानून भी बन रहे हैं, सख्ती भी हो रही है, प्रोटोकॉल्स भी बन रहे हैं, फॉलो करने के लिए कहा भी जा रहा है, लेकिन पिस रहा है तो सिर्फ आम आदमी के लिहाज से क्या हो रहा है? देखिए, प्रोटोकॉल जो बन रहे हैं, जैसे आज जी साहब ने सबको इन्फेक्शन की कोई भी बात, मुझे प्रॉब्लम होती है और मैं किसी डॉक्टर कंसर्न करता हूं तो वो मुझे कुछ भी बताने में, जो मैं अवेयरनेस चाहता हूँ वो मुझे बताने में वो डरेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कोई केस ही ना डाल दें या वो तो मेरे से कोई डॉक्टर बात नहीं करेगा। मीडिया की तो बड़ी दूर की बात है कि मीडिया में आके अवेयरनेस दें। जैसे आप ग्राउंड जीरो पे बैठते हैं या आप डिबेट करते हैं तो बड़े पैनल को लेके बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि वो डर का मोल ये कर रहे हैं, ये अवेयरनेस नहीं, ये डरा रहे हैं कि जी ये इतनी बड़ी बीमारी है। अब खुद अभी खुराना जी बोल रहे थे ये डर का माहौल जो बनाती है दूसरी पार्टियां, ये नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये खुद बना रहे हैं कि जी आपने किसी से कंसर्न नहीं करना, किसी को बताना नहीं, किसी को कोई गाइडेंस नहीं देनी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खुद से अंदर से फेलियर है। दूसरी बात, अभी खुराना जी 15 मिनट की बात में इन्होंने सिर्फ सत्तावना दी है, इन्होंने कोई राइट डिसीजन नहीं दिया कि हाँ हम इसकी दवाइयां कब प्रोवाइड करा देंगे। ये पहले ऑक्सीजन पे फेलियर हुए, फिर इंजेक्शन पे आपके सामने दिल्ली में तो बिल्कुल इंजेक्शन बंद हो गए हैं। तीसरा आज ये दवाई, इसकी फंगस की दवाइयों को लेके ये सिर्फ सत्तावना दे रहे हैं, इनके बस का और कुछ नहीं है। ये सिर्फ सत्तावना खुद इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ के। हरीश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके बिल्कुल पड़ोस में मेरे मामा जी रहते हैं। मामा जी रहते नहीं थे, वो उनकी डेथ हो गई है सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। और ये सारी कमी सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको किसी चीज का नहीं पता। आप बैठ बहुत से ऐसे केसेस हैं, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें डेथ हुई है। आप ये बताएं कि आप दवाइयां कब देंगे? 800 मरीज। चूंकि देश के नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं पूछने का अधिकार रखती हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कब बेहतर होंगी? बिल्कुल आप बोलिएगा, दवा की कमी कब दूर होगी, इंजेक्शन की कमी कब दूर होगी, वैक्सीन की कमी कब दूर होगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर कब होंगी? जो टैक्स हम देते हैं वो हमें वापस इन व्यवस्थाओं के जरिए कब मिलेगा? 2 मिनट मेरे पूरे होने देना। ये कह रहा हूँ, 8 आप ही की बात का जवाब देना चाहते हैं हरीश जी। सचिन जी, आप ही की बात का जवाब देना चाह रहे हैं हरीश जी। लगता है, मेरे को लगता है भल्ला जी कुछ पास दवाइयां नहीं है, कुछ बोलो। ये कोई आज की
नहीं है। भल्ला ये जी, लाखों मेरी बात, सालों की आपका नाम बीमारी हरीश खुराना नहीं है। हाँ। भल्ला जी, ठीक है। भल्ला ठीक जी, है। आपका नाम हरीश खुराना दवा की नहीं कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, पूछ लेते हैं। हरीश जी बोलना चाह रहे हैं, आप ही की बात पर बोलना चाह रहे हैं, बोलिए हरीश जी। अब मैं अभी भल्ला जी थोड़ा सा उत्साहित होकर कुछ बातें बोल रहे हैं। दो बातें मैं करना चाहता हूँ। पहली बात, ये ऑर्डर दिल्ली सरकार का है, कोई केंद्र सरकार का ऑर्डर नहीं है। तो इसके लिए मैं ऑफिशियली मैं तो एक बात बोली, अब मैं बीच में नहीं किसी की बोला। इसका मतलब भल्ला जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। सचिन जी सुन लीजिए, सचिन जी सुन लीजिए, सुन के आप ध्यान से सुन के अपना जवाब तैयार रखिएगा, आप अच्छे से बोल पाएंगे। पहले उन्हें सुन लीजिए पूरा, पहले हरीश जी को सुन लीजिए पूरा। मैंने तो एक बात बोली कि हो सकता है इसलिए फरमान जारी किया हो। हाँ। मैं कोई ऑथराइज प्रवक्ता नहीं हूँ दिल्ली सरकार का। ये तो दिल्ली सरकार बताएगी ना क्यों जारी करा, वो क्या छुपाना चाहते हैं तो वो बताएगी। अभी चिल्ला क्यों रहे हैं भल्ला जी? भल्ला जी क्यों चिल्ला रही है? आप सुनिए ना, आप सुनने की हिम्मत रखिए ना। हरीश जी आप जवाब। सचिन जी एक सेकंड, सचिन जी एक सेकंड। हम अगर इसी तरीके से चिल्लाएंगे टाइम वेस्ट होगा, जरूरी सवालों का जवाब हम ले नहीं पाएंगे। हरीश जी, देश का आम नागरिक जो टैक्स पे करता है वो ये पूछना चाहता है, मुझे दवा कब मिलेगी, मुझे इंजेक्शन कब मिलेगा, मुझे वैक्सीन कब मिलेगी, अस्पतालों में व्यवस्था कब ऐसी होगी कि अगर किसी पेशेंट को कभी भी जरूरत है तो वो सीधा जाकर एडमिट हो जाए, बजाय कि किसी के रेफरेंस के। रचना जी, मैं उसी बात पे आ रहा था, शायद आपने मेरा लास्ट कमेंट सुना नहीं था उस वक्त। आप बोलिए। उस वक्त भल्ला जी ने सुना नहीं था। भल्ला जी को मैंने जब पूरे देश को मैंने ये बोला आपके चैनल के माध्यम से कि अगले सचिन जी एक सेकंड शांत होकर सुनिए ना, सचिन जी शांत होकर सुनिए ना, जवाब दे रहे हैं हरीश जी। अगले, आपको मैंने लास्ट कमेंट आपने याद होगा, आपने सुना होगा कि मैंने कहा था अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी ये जो शॉर्टफॉल है वो पूरा हो जाएगा। ये बात मैंने पिछले कमेंट में भी बोली, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जिस प्रकार से केसेस एकदम से बढ़े हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन, कभी सोचा भी नहीं था कि फंगस इस तरह से जो महीने के अंदर एक राज्य के अंदर 10 से 20 केस महीने के अंदर आते थे, अचानक से सर माना लिया ना। सर माना, कि सुनिए, प्रोडक्शन जो ब्लैक फंगस का माना कि अचानक से केसेस बढ़ गए, इसका अंदाजा नहीं था। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर तो पहले से अंदाजा था, पहले से सरकार को जानकारी दी गई थी, इतनी मौतें हो गई। सर कौन जिम्मेदार होगा? मैं उसी पे आता हूं। अब जिस प्रकार से, अब मैं अकेला कोई केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा, बहुत से राज्य सरकारों ने जो एक्सपेक्टेशन थी वेव आने की, उसको ढील पड़ती, चाहे उसमें मेरी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, रचना जी, चाहे कोई भी सरकार हो। सर अथॉरिटी किसके पास होती है? सर लॉकडाउन कौन लगाता? रचना जी, चुनाव में रैलियां होने से कौन रोकता? सर रैलियों में हजारों की भीड़ जुटने से कौन रोकता? सर सारे प्रश्न लूंगा मैं आपके सारे प्रश्न लूंगा। जनवरी में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, याद करिए लोगों ने क्या बोला कि बीजेपी की वैक्सीनेशन है, ऑपोजिशन की वैक्सीनेशन है, हम नहीं लगवाएंगे। किस प्रकार का भ्रम फैलाया गया? तो क्या हुआ उससे? जो प्रोडक्शन चल रही थी, लोगों के वैक्सीनेशन वेस्ट हुई, और जब अचानक से वैक्सीनेशन इस तरह का क्यों रहा? बात सुनिए ना, आप सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। आपसे जांच करा सकता हूं मैं। इंजेक्शन क्यों नहीं दिए? यानी मरने के लिए नहीं दिए, क्यों नहीं दिया इंजेक्शन? सचिन जी एक सेकंड, सचिन जी एक सेकंड, सचिन जी एक सेकंड। हरीश जी बता रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला दिया गया, इस वजह से वैक्सीन की कमी हो गई। सर एक साल था, राहुल गांधी ने क्या ट्वीट, सर कोरोना के बाद एक साल था। सर वो एक साल ऐसा था जब केसेस कम थे, दूसरी लहर की जानकारी थी, अस्पतालों में व्यवस्था क्यों नहीं हुई, ऑक्सीजन की पूर्ति क्यों नहीं हुई, एक साल में क्या तैयारियां हुई सर हॉस्पिटल की? रचना जी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे। हरीश जी पहले जवाब दे दें, पहले हरीश जी जवाब दे दें, फिर आपका सवाल लेंगे विजय जी। हरीश जी मेरे को एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? बीच में बहुत सारे लोग आ गए थे ना, आवाज नहीं आई थी। क्वेश्चन क्या आपका, प्लीज रिपीट अगेन? ठीक है, मैं आपसे सवाल कर लूं, पहले हेडलाइंस ले लेते हैं, उसके बाद हरीश जी मैं अपना सवाल आप ही से दोहराऊंगी। पहले हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर में रफ्तार कमजोर पड़ी है, केसेस आने कम हो गए हैं, लेकिन ये जो फंगस है ये बहुत ज्यादा जी का जंजाल बना हुआ है राज्यों के लिए भी और केंद्र के लिए भी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि 44 दिन बाद एक दिन में सबसे कम केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,86,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि एक दिन में कोरोना से 3,660 लोगों की मौत हो गई।
24 घंटे में 2,59,459 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट लगातार बेहतर देश में हो रहा है। मृत्यु दर अब थोड़ी गिरावट इसमें आई है। 3,660 लोगों की मौत सिर्फ 24 घंटे में हो गई, लेकिन जो केसेस हैं उनका आने में तेजी से कमी आई है। सिर्फ एक ये राहत की खबर है, लेकिन इसी बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस ये सभी दिक्कत बढ़ा रहे हैं। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की भारी किल्लत देश में है, जिसकी वजह से मरीजों का सही वक्त पर इलाज हो नहीं पा रहा। और डराने वाली बात नहीं, लेकिन जानकारी देने वाली बात यह भी है कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक फंगस है। इसमें 50 से 60% लोगों की मौत हो जाती है, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फंगस को लेकर हम जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले हरीश जी से मैं सवाल कर लूं। हरीश जी, आपने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर जो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी है 2 से 3 दिन में उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। अच्छी बात है। आपने कहा इसका अंदाजा नहीं था, पहले फंगस के इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं। लेकिन कोरोना के लिए दूसरी लहर की जानकारी दे दी गई थी केंद्र सरकार को। 1 साल का करीब गैप था। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जैसे पहली लहर में थी, ऐसी ही लगभग दूसरी लहर में थी, और यही वजह है कि ये लहर ज्यादा खतरनाक रही और ज्यादा लोगों की मौत हुई। हम तो सिर्फ आंकड़ा पढ़ देते हैं ना सर, 3,660 मौत। जिसके घर में मौत हुई होगी वो जानता होगा इस दर्द को बेहतर तरीके से। इस दर्द का एहसास आप लोग क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं है रचना जी, अगर केंद्र नहीं होता तो क्या जिस प्रकार का एक दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा क्या किसी मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन की इस तरह से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे ऐसी कोई बात करी, चाहे वो ऑपोजिशन का भी हो, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेके। आज हम 21 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं 130 दिन के अंदर। सर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ मौत नहीं हुई क्या ऑक्सीजन की कमी से? मैंने क्या बोला, मौतें हुई हैं, लेकिन जिस प्रकार की मदद अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, इसलिए आपने दिल्ली का जिक्र कर लिया। सर, व्यवस्थाएं तो हर जगह बदहाल थी। क्या उद्धव ठाकरे ने नहीं बोला, उनको मदद नहीं करी? क्या ऑपोजिशन के अंदर हेमंत सोरेन ने जो मांगा वो नहीं दिया? क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो मांगा वो नहीं दिया? सर, मुझे ऐसा लगता है ना, ये ठीक वैसे ही है कि भूखे को वक्त पर खाना नहीं मिला, बाद में जब भूख नहीं रही, जब उसके आगे खाना कर देंगे कि तो क्या मतलब बन जाता है? आज एक बात समझिए सर, जब जरूरत हो दवा की, इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, तब नहीं मिली, मरीज की जान चली जाए, उसके बाद इंतजाम करते रहिए। रचना, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में था, बस ये था एलोकेशन जो की गई वो दिल्ली को छोड़ के बाकी सब राज्यों ने कोई। सर, आप वही बात कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ऑक्सीजन भी थी, आप कह रहे हैं दवाई भी थी, ये मौतें तो ऐसे ही हो गई। ये जो गंगा में तैरती हुई लाशें थी ऐसे ही हो गई। अंतिम संस्कार नहीं हुआ, रेत में जहां दबा दिया गया, ये ऐसे ही हो गया। लाशों के ऊपर से कफन नोच लिए गए, ये सब ऐसे ही हो गया। अंतिम संस्कार की वीडियोग्राफी पर रोक लग गई, ये सब कुछ ऐसे ही हो गया ना सर? रचना जी, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने ये क्या बोला कि समस्याएं थी, सर, सबने मिलकर लड़ा। सर, मौत के आंकड़ों को स्वीकारिए। सर, जो मौत हो रही है उन्हें स्वीकारिए। जब आप लोगों की मौत पर, जब आप लोगों के केसेस पर ऐसा कहते हैं ना कि नहीं इंतजाम तो पूरे थे, तो सोचिए उन लोगों का दिल कितना दुखता होगा जिनके अपने कोरोना में चले गए हैं। रचना, मेरे भी गए हैं और मैंने भी दिन रात काम किया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि समस्या आई, लेकिन जिस प्रकार से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़ के हर राज्य ने, मैं हर राज्य की तारीफ करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ के काम किए, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, या कोई भी हो। लेकिन सवाल इस तरह के जब ये लोग, हरीश जी, काम हर जगह, राहुल गांधी हो, हरीश जी, काम हर जगह, हर सरकार के जरिए अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक हुए हैं। विजय जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं ये केवल कहना चाहता हूँ, इस कोरोना काल के अंदर मोदी सरकार की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर लूट हुई है। नहीं है, मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात को लेके। कैसे आप मोदी सरकार और लूट कह रहे हैं? सर, ये जो कालाबाजारी जो हो रही है, ये मुनाफा कमाने के लिए कोई भी उनका कालाबाजारी कर देगा और आप कह देंगे मोदी सरकार। आप किस तरह की बातें कर रही है? हाँ, मैं कह रहा हूँ, किस बिना पे कह रहे हैं आप? शांत रहिए आप, किस बिना पे कह रहे हैं आप? आप गलत को गलत बोला जाएगा, उसके बाद आप गलत को गलत बोला जाएगा। विजय जी, लॉजिकल बात कीजिए ना, विजय जी, लॉजिकल बात कीजिए ना। कोई सरकार अपनी थूथू क्यों करवाएगी? क्यों आप कह रहे हैं मोदी सरकार कालाबाजारी करवा रही है? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। लॉजिकल बात करिए ना। आप कहिए कि व्यवस्था में कमी थी। आप मेरी बात सुन तो लीजिए। कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मोदी सरकार की मिलीभगत नहीं है
तो आज सरकार एक आयोग गठित करे कि भाई जिन लोगों को कोरोना के इलाज के नाम पर प्राइवेट आयोग गठित कर लें, 20 लाख समस्या खत्म कर लें, से लूटा गया है, उनकी जांच होगी। जब सरकार ने कोरोना पीरियड में इलाज के रेट निर्धारित कर दिए, उसके बावजूद जिन लोगों को लूटा गया है, तो आज वो अपनी शिकायत कहाँ करें? सरकार आयोग गठित क्यों नहीं करती कि जिन जिन लोगों ने, अब मैं एक छोटी सी बात सबूत के साथ कहता हूँ, कालरा जैसे लोगों को कैसे पता था कि इस देश में ऑक्सीजन की भारी कमी होने वाली है? अरे सर, सिर्फ कालरा क्यों? सर सिर्फ कालरा क्यों? ये जो छोटे मोटे चोर होते हैं, ये जो छोटे मोटे मुनाफाखोर होते हैं, आप कहेंगे सब मोदी सरकार से लिंक है? नहीं सर, नहीं सर, मुनाफाखोर कुछ ऐसे लोग जिनमें इंसानियत मर चुकी होती है, वो ऐसा काम इस दौरान करते रहे, और ये हर जगह हो रहा है सर, ये सर हर जगह हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। सुन तो लो, आपको अपने पेशेंट को बचाने के लिए 10 रुपए का इंजेक्शन 10,000 में खरीदना पड़ा, और आपको उस बंदे के बारे में मालूम है, तो सरकार आज ये घोषणा क्यों नहीं करती कि कोरोना काल में जिन लोगों को राज्य का मैटर है ये सर, हो रहा है सर, हर जगह हो रहा है सर, हर जगह। नहीं, अलग अलग। विजय जी, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, विजय जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी सरकार कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं देती, कोई भी सरकार अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहती, और ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग राज्य सरकारों के जरिए हो रहा है। सर, कितने चोर पकड़े गए हैं ना, कितने कालाबाजारी करने वाले जेल की सलाखों के पीछे चले गए। ठीक है, ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। बड़ी खबर, इस बीच बड़ी खबर, रुक जाइए आप, बलिया से बड़ी खबर है। बलिया से बड़ी खबर ये कि बीजेपी विधायक ने विवादित बोल सामने उनके आए हैं। बीजेपी विधायक कह रहे हैं एलोपैथी डॉक्टर्स को राक्षस, कह रहे हैं कि किसी भी मृत इंसान को आईसीयू में रखते हैं, मोटा पैसा वसूलते हैं। सुरेंद्र सिंह नाम के बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने ऊल जुलूल बयान दिया है और कहा है कि समाज को योग और आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। एलोपैथी में 10 रुपए की दवा 100 रुपए में मिलती है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। एलोपैथ खराब है या उसमें काम नहीं है, उसमें भी काम है, लेकिन एलोपैथ के क्षेत्र में चिकित्सक राक्षस का रूप ले लिया है, जहां मृतक को भी जीवित दिखा करके पैसा लेने की परंपरा देश में चलती हो। मेरी समझ से मेरे भाई, यदि आज के युग में, इसको युग में ऐसे चिकित्सकों को उस पुराने सनातन धर्म के राक्षसों से भी बदतर कहा जा सकता है, क्योंकि राक्षस भी पहले मार देने के बाद से फिर छोड़ देते थे, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को भी आईसीयू में रख करके पैसा लेने की परंपरा यदि कोई एलोपैथ का चिकित्सक करता है तो मेरी समझ से राक्षस है, वो चिकित्सक नहीं है। और पूज्य रामदेव बाबा के चिंतन को मैं बल प्रदान करता हूँ, और एलोपैथ के जितने लोभी और भ्रष्ट चिकित्सक हैं उनकी निंदा करता हूँ, और साथ ही इस एलोपैथ के क्षेत्र में भी जो चिकित्सक ईमानदारी पूर्वक सेवा कर रहे हैं उनका हृदय से स्वागत भी करता हूँ। सब लोग एक जैसे नहीं है, लेकिन जो चिकित्सक केवल पैसे के लिए कुछ भी लिख 10 रुपए की गोली 100 रुपए बेचने वाला एलोपैथ, वो भी जो है नैतिकता के पट रामदेव बाबा को पढ़ा रहा है, तो मेरी समझ से उसको थोड़ा लज्जा आनी चाहिए और हया आना चाहिए। बाबा रामदेव वाले मामले को लेकर अभी तक विवाद गहराया हुआ है, और ये बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जो राक्षस बता रहे हैं डॉक्टर्स को, और हरीश खुराना जी ने ये बात सुनी होगी, ध्यान से सुन लीजिए। और आयोग का गठन भले ही ना कीजिए हरीश जी, लेकिन कम से कम ऐसे जो उल जुलूल बयान देने वाले नेता हैं उन पर जरूर लगाम लगनी चाहिए। आप इससे पहले कह रहे थे मैं बड़ी तारीफ करता हूं राज्यों की जहां पर ऑक्सीजन की कमी भी थी, लेकिन इस तरह नहीं बोला जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे थे। लेकिन जब इस तरह के नेता बयानबाजी करते हैं तो वाकई हैरानी होती है। त्रिवेंद्र रावत कहते हैं कोरोना जीव है जीने का अधिकार, और अब सुरेंद्र सिंह डॉक्टर्स को राक्षस कह रहे हैं। हम इस काल में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं। सचिन भल्ला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जब बीजेपी सत्ता में आई तो इनको ये नहीं पता था कि भारत की कितनी जनसंख्या है और के लिए कभी भी कोई महामारी है तो कैसे इसका समाधान करना है। दूसरी बात, अभी रीजी ने बड़ी अच्छी बातें करी। रीजी ने बोला कि हमने सब समाधान कर रखा था, हमने 6.5 करोड़ इंजेक्शन बाहर के देशों को दान देने के लिए रखे हुए थे, हमारे लोग चाहे मरते रहे। और जो ऑक्सीजन था 9,000 मैट्रिक टन हमने लोग अपना बाहर के देशों को सप्लाई करने के लिए रखी हुई थी। जब उसके बाद 9,000 टन में कितने लोग हमारे हाथों से निकल गए। तो रीजी ने बड़े अच्छे सेटअप कर रखे थे, इनके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग मार दिए इन्होंने, और ये सीधा इन्हीं के ऊपर ये अपने नंबर बनाने में इतने बड़े मीडिया में बैठे हैं, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे सेटअप कर रखे हैं। लेकिन अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसमें
या दिल्ली से या किसी से भी आप सौतेला व्यवहार ना करो। आप दवाइयां क्यों नहीं दे रहे? आपको क्या किस चीज का गुस्सा है? हाँ। दिल्ली से किस चीज का गुस्सा है? आप चलो, मैं ये कहता हूँ आप कम से कम यूपी को तो हैंडल कर लो, हाँ। बिहार को तो हैंडल कर लो, जहाँ पे आपकी सत्ता है। वहाँ पे लोग इतने क्यों मर रहे हैं? मुझे ये बताओ क्यों मर रहे हैं आप? हाँ। उसको उसके बाद भी अभी कल भी मैंने हफ्ते पहले भी संबित पात्रा जी का एक बयान सुना जी, हमने तो दान दिया है जी 6.5 करोड़ इंजेक्शन। 6.5 करोड़ हमारे लोगों को लगे होते तो आप कितने हमारे। और इसीलिए बार बार केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाता है, और जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी अव्यवस्था है, बीजेपी की सरकार जहां पर है वहां पूरी व्यवस्था है। लेकिन हमने देख लिया कहां कैसी व्यवस्था रही। डॉक्टर मनोज कुमार, अगर हरीश जी कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में ब्लैक फंगस की दवा की आपूर्ति हो जाएगी, ये कमी दूर हो जाएगी, तो क्या स्थिति सुधर सकती है ब्लैक फंगस की? देखिए, सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है। बट ठीक है, पैंडेमिक का मैग्नीट्यूड ऐसा होता है कि हम लोगों की जो लॉजिस्टिक्स है वो कंप्रोमाइज सी लगती है। हाँ। जहां तक और कंपनियों को भी प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया गया है, और चूंकि ये रामबाण है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो फंगल इन्फेक्शन है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी कदर करनी है इस नोटिफिकेशन की जो कल 27 मई को पास हुआ है। लेकिन जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए सबसे इफेक्टिव ड्रग जो है वो एम्फोटेरेसिन बी, लाइकोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है। सरकार की कोशिश है कि प्रोडक्शन को रैंप अप किया जाए, जल्दी से जल्दी मरीजों तक पहुंचाया जाए। बट कुछ लॉजिस्टिक्स हिंड्रेंस हैं जो मुझे लगता है कि हरीश जी कह रहे हैं तो 2-3 दिन में शायद ये सॉर्ट आउट हो जाए। जी, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं सर कि 2 से 3 दिन में अगर इस शॉर्टेज को पूरा कर लिया जाए तो कम से कम जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जो या फिर जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, जो खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं कि दवा नहीं तो इलाज कैसे करें, कम से कम वो स्थिति बेहतर हो जाए। हरीश जी ने कहा है तो मैं इस बात को मान लेती हूँ और सोचूंगी, ऐसा समझूंगी। जी सर, क्योंकि आखिरी कमेंट दूंगा, मैं आखिरी कमेंट करूंगा। 10 सेकंड में बोल दीजिए। लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। लेकिन कालाबाजारी भी तो नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सहमत है और सब सहमत है आपकी बात से। लेकिन जब बात आ जाती है बीजेपी की सरकार या गैर बीजेपी शासित राज्य, वहां पर बातें चुभने लगती हैं। इसीलिए देश एक है, व्यवस्थाएं एक जैसी होनी चाहिए, दवा, इंजेक्शन, वैक्सीन, इन सब की आपूर्ति हर जगह होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी, विजय जी, सचिन जी, डॉक्टर मनोज हमारे साथ जुड़े। फंगस जानलेवा है, फंगस खतरनाक है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। और जैसे हरीश जी ने कहा कि इस दवा की आपूर्ति हो जाएगी अगले 2 से 3 दिन में, उम्मीद करते हैं ऐसा होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।